तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो 2019 में पेपर आया है 6 सेम डबल ई वालों का कंट्रोल सिस्टम्स का, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। एज कंपेयर टू ए closed loop system, an open loop system is option A more stable as well less accurate, less stable as well less accurate, more stable but less accurate, या D less stable but more accurate। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ओपन लूप सिस्टम की, लेकिन एक्यूरेसी कम होती है, तो लेस एक्यूरेट। सो मोर स्टेबल बट लेस एक्यूरेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, in position control system the device used for providing rate feedback voltage is called option A synchro transmitter, B potentiometer, C tachometer या D synchro transformer। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वो होना चाहिए टेको जनरेटर। टेको जनरेटर, लेकिन टेको जनरेटर तो ऑप्शन में नहीं है, तो टेकोमीटर आप टिक कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The AC motor used in servo application is a single phase induction motor, two phase induction motor, three phase induction motor या D synchronous motor। तो AC मोटर जो यूज्ड होता है सर्वो एप्लीकेशन में वो कौन सा होता है, तो वो टू फेज इंडक्शन मोटर होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर, तो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं? हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर या नन ऑफ दिस। तो जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होते हैं आपके वो होते हैं लो पास फिल्टर, LPF। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट, रूट लोकस जो है किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है? तो ऑप्शन ए रियल, ऑप्शन बी इमेजिनरी, ऑप्शन सी बोथ रियल एंड इमेजिनरी या डी नन ऑफ दिस। तो जो आपका रूट लोकस होता है वो सिमेट्रिकल होता है आपका रियल एक्सिस के अबाउट। आप देखे भी होंगे ये रूट लोकस की प्रॉपर्टी होती है कि वो रियल एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्रिकल होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। When the gain k is increased, the system become, तो जब गेन k इंक्रीज किया जाता है तो सिस्टम पे क्या असर पड़ता है या सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ऑप्शन ए है मोर स्टेबल, बी लेस स्टेबल, सी अनस्टेबल या डी नन ऑफ दिस। तो जब गेन k को इंक्रीज करते हैं तो आपका जीटा जो है डिक्रीज करता है, ठीक है। जैसे k को बढ़ाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। तो जो सिक्स्थ का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी लेस स्टेबल। एन आइडियल पोटेंशियोमीटर शुड हैव, तो आइडियल पोटेंशियोमीटर की प्रॉपर्टी पूछिए क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए जीरो रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी इनफाइनाइट रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी फाइन वायर या ऑप्शन डी ए थिक वायर। सो आइडियल पोटेंशियोमीटर की इनफाइनाइट रेजोल्यूशन होना चाहिए, तो शुड हैव इनफाइनाइट रेजोल्यूशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। A static variable approach can be applied to a dash system। तो static variable approach, तो यहाँ static लिखा है, यहाँ state होना चाहिए। state variable approach can be applied to which system? time variant, non-linear, linear and time invariant या D all of the above। तो जो state variable approach होना चाहिए वो आपका all of the above के लिए applicable होता है। जो ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच होता है वो LTI सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है। ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच एप्लीकेबल होता है LTI सिस्टम। LTI सिस्टम का मतलब लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। तो जो स्टेट वेरिएबल अप्रोच होता है वो एप्लीकेबल होता है ऑल
अब ऑल ऑफ द अबव के लिए, मतलब टाइम वेरिएंट हो, इनवेरिएंट हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, सबके लिए अप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन 9, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम इज गिवन एज। तो ट्रांसफर फंक्शन आपके सिस्टम का दिया हुआ है, सिस्टम पूछा है कैसा होना चाहिए। तो देखो अब ट्रांसफर फंक्शन आप इसके डिनोमिनेटर से कंपेयर करो, आपका क्या है, एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। सो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ओमेगा एन इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। सो 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या आ गई, 20। तो 2 जीटा ओमेगा एन 10 इक्वल्स टू 20। सो जीटा इक्वल्स टू 1। तो जीटा 1 आ गया, यानी कि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो जब भी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट यानी कि मीमो सिस्टम की बात हो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए हमेशा हम स्टेट वेरिएबल अप्रोच यूज करते हैं। स्टेट वेरिएबल अप्रोच यूज करते हैं। जब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट की बात हो, तो हम फिर बोडे, नाइक्वेस्ट या रूट लोकस टेक्निक की आप बात करते हैं या अप्लाई करते हैं। तो फॉर हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट यानी कि मीमो सिस्टम के लिए कहा है, जो हमें अप्रोच यूज करनी है वो होती है आपकी स्टेट वेरिएबल अप्रोच। जो फेज मार्जिन है ऑफ ए सिस्टम इज यूज टू स्पेसिफाई रिलेटिव स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, टाइम रिस्पॉन्स या स्टेडी स्टेट एरर। तो जो फेज मार्जिन होता है आपका, फेज मार्जिन वो बताता है आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी को, रिलेटिव स्टेबिलिटी को। और जो गेन मार्जिन है, अगर यहाँ गेन मार्जिन पूछा होता वो बताता है आपको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। When the input frequencies varies from 0 to infinity, मतलब इनपुट फ्रिक्वेंसी को 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहे हैं, जिसमें वेरिएशंस आ रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल में, तो जो ट्रेस जो लोकस होता है वो पूछा है कि कौन सा लोकस होता है, बोडे, पोलर, रूट लोकस या नाइक्वेस्ट। तो जब भी मैग्नीट्यूड और फेज की अलग अलग बात हो तो हमेशा हम बोडे प्लॉट करते हैं। सो जो सही आंसर होगा इसका बोडे प्लॉट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम वेरी किए हैं 0 से इन्फिनिटी, मैग्नीट्यूड प्लॉट भी फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहा है, फेज प्लॉट भी आपका फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहा है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बोडे प्लॉट। इसमें पूछा है कौन सा प्लॉट जो है द ट्रेस लोकस बाय फेजर, तो जो फेजर आपका लोकस टेस्ट करेगा वो कौन सा आएगा, आपका बोडे प्लॉट। 13, ए सिस्टम विद गेन मार्जिन क्लोज टू यूनिटी, गेन मार्जिन 1 दे रखा है, या फेज मार्जिन क्लोज टू 0 डिग्री, ठीक है। तो वो कौन सा सिस्टम होगा, हाईली स्टेबल, स्टे ये स्टेलिक लिखा है शायद, स्टेबल होना चाहिए यहाँ, ऑसिलेटरी, हाईली अनस्टेबल या नन ऑफ दिस। तो अगर ये प्रॉपर्टी हो गेन मार्जिन 1 और फेज मार्जिन 0 डिग्री, तो हम कहते हैं कि जो सिस्टम होता है आपका वो मार्जिनली स्टेबल होता है। अच्छा, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन से एक ही हम रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं, कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि गेन मार्जिन 1 से आपका मार्जिनली स्टेबल सिस्टम आ रहा है और फेज मार्जिन से आपका हाईली स्टेबल आ गया, दोनों एक ही पैरामीटर को शो करेंगे। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो मैं इसका चार्ट ही आपको बता देता हूँ कि कैसे ये डिटरमाइन करते हैं। देखिए, ये गेन मार्जिन, ये फेज मार्जिन 180 डिग्री प्लस 5, तो स्टेबिलिटी के देखते हैं गेन मार्जिन कितना होना चाहिए,
गेन मार्जिन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या अगर डीबी में पूछा हो तो पॉजिटिव डीबी, और यही फेज मार्जिन डिग्री में पूछा हो तो पॉजिटिव डिग्री। तो स्टेबिलिटी के लिए गेन मार्जिन ग्रेटर देन 1 और फेज मार्जिन पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। मार्जिनली स्टेबल को ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं, पूरा ही लिख दे रहा हूँ। मार्जिनल स्टेबिलिटी, इसके लिए क्या होना चाहिए, गेन मार्जिन इक्वल्स टू 1 या 0 dB, और जो फेज मार्जिन होना चाहिए 0 डिग्री। और अनस्टेबिलिटी, गेन मार्जिन आपका लेस देन 1 होना चाहिए या नेगेटिव डीबी, मतलब डीबी में अगर पूछा हो तो नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 1 का आप लॉग लोगे तो नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव डिग्री। सो अगर हम यहाँ से मैच करें, यहाँ क्या पूछा है आपका, ए सिस्टम विद गेन मार्जिन 1 और फेज मार्जिन 0 डिग्री, तो कौन सा होना चाहिए आपका इसमें से ऑप्शन, तो मार्जिनली स्टेबल होना चाहिए। मार्जिनली स्टेबल यानी कि ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे साइन आपका मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है तो उसका रिस्पॉन्स ऑसिलेटरी होता है, मतलब जो आपके पोल्स हैं वो जे ओमेगा एक्सिस पर आते हैं। इफ बैंडविड्थ ऑफ ए सिस्टम इज इंक्रीज द सिस्टम रिस्पॉन्स विल बी, तो बैंडविड्थ पूछा है, इंक्रीज किया जाए तो सिस्टम रिस्पॉन्स का क्या होगा। तो देखिए बैंडविड्थ अगर इंक्रीज किया जाए तो जो आपका राइज टाइम होता है वो कम हो जाता है, स्पीड इंक्रीज कर जाती है, ऑसिलेशंस कम हो जाती है, नॉइज इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि बैंडविड्थ इंक्रीज हो रही है तो नॉइज भी इंक्रीज कर जाती है। तो ये इसका बस डिमेरिट होती है कि बैंडविड्थ इंक्रीज करने से नॉइज भी इंक्रीज कर जाता है, लेकिन सिस्टम आपका फास्ट बन जाता है। सिस्टम क्यों फास्ट हो रहा है, क्योंकि राइज टाइम आपका कम हो रहा होता है, तो सिस्टम बिकम फास्टर। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है, तो पूछा है कितने रूट्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेंगे। तो हम आर एच क्राइटेरिया से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें पहले पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 2s के पावर 4 प्लस एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करते हैं, इसमें हम कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं। पहले s के पावर 4 का कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया आपका 2, फिर क्या हो गया, मतलब जो भी इवन पावर के हैं कोफिशिएंट ले रहे हैं, तो 2, फिर 3, फिर आपका 10, क्योंकि 10 को आप क्या ले सकते हो, s के पावर 0, या 10 को आप ऐसे लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 0। अब एस क्यूब, तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 1, फिर एक छोड़ के 5। अब एस स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, तो b मान लो आप कोफिशिएंट b1। कैसे सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, क्या आ गया, -7। -7 आप लिख दो। चाहो तो यहाँ पे 0 मान के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 1 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1, तो 10 ही नीचे आ जाएगा यहाँ पे, या आप 10 डायरेक्टली भी लिख सकते हो। s के पावर 1, इसका देखते हैं, तो सॉल्व करें, माइनस इसका कोफिशिएंट c1 मान लेते हैं, -35 माइनस 10 डिवाइडेड बाई -7, तो ये पॉजिटिव होगा, विच इज 45/7। 45/7 s के पावर 0, तो आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, और यहाँ तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको 0 मान सकते हो आप, तो 45/7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 45/7 विच इज 10। अब जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस आते हैं, हम मानते हैं उतने पोल्स राइट हैंड साइड में हैं। तो देखिए कितने साइन चेंज हो रहे हैं, देखिए एक प्लस से माइनस एक साइन चेंज, माइनस से प्लस दूसरा साइन चेंज, तो 2 पोल्स राइट हैंड साइड में। और अगर 2 पोल्स आ रहे हैं आपका राइट हाफ प्लेन में, या आप ये भी बोल सकते हैं, अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए पूछा जाए तो आप बोलोगे ये सिस्टम अनस्टेबल है।
फॉर ए स्टेबल सिस्टम द फेज मार्जिन इज, तो स्टेबल सिस्टम के लिए क्या होता है फेज मार्जिन, तो ये आप यहाँ देखो स्टेबिलिटी के लिए फेज मार्जिन हमेशा पॉजिटिव होती है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए सिस्टम हैज ए सिंगल पोल एट ओरिजिन द इम्पल्स रिस्पॉन्सेज, तो अगर सिंगल पोल है ओरिजिन पे, ठीक है, और इम्पल्स रिस्पॉन्स पूछा है कि क्या होना चाहिए, जैसे कांस्टेंट, रैंप, डिकेइंग, एक्सपोनेंशियल या ऑसिलेटरी, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स कांस्टेंट होता है उसका। देखो ये इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब कि इम्पल्स रिस्पॉन्स इज कांस्टेंट और कांस्टेंट एस टी टेंडिंग टू इन्फिनिट। तो अगर ये सिस्टम की स्टेबिलिटी पूछी जाती तो हम क्या बोलते हैं, ये मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, ठीक है, तो इसका ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स होगा। और हम इम्पल्स रिस्पॉन्स में स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना, तो हम इंटीग्रेशन में अगर आपका रिस्पॉन्स फाइनाइट आ गया तो हम कहते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स कांस्टेंट है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि यूटी क्या होता है 1/s, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। अब यूटी को अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो कांस्टेंट ही बनता है, मतलब अगर आप इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स भी देखोगे तो वो कांस्टेंट ही बनेगा, ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका कांस्टेंट होता है। ये पूछा है सिस्टम के सिंगल पोल है, क्योंकि यूटी का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो सिंगल पोल आता है आपका ओरिजिन पे, ठीक है, s = 0 सिंगल पोल एट ओरिजिन, तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो और इम्पल्स रिस्पॉन्स जब कांस्टेंट आ रहा है और सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कमेंट करोगे कि ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स से स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, इंटीग्रेट करके, कि इंटीग्रेशन आपका फाइनाइट आ रहा है, इंटीग्रेशन मतलब एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से टी, इम्पल्स रिस्पॉन्स को आप इंटीग्रेट करोगे dt, तो वो फाइनाइट आना चाहिए, अगर वो फाइनाइट आता है तो आप कहते हो सिस्टम स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो हमेशा जो है वैल्यू फाइनाइट आएगी, इसलिए ये स्टेबल सिस्टम का रिस्पॉन्स है। एक और इम्पल्स रिस्पॉन्स बना दे रहा हूँ, इम्पल्स रिस्पॉन्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे वैल्यू आपकी इनफाइनाइट रीच कर रही है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आपका अनस्टेबल सिस्टम है। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स से भी हम सिस्टम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं। Gain margin is the factor by which the system gain can be increased to drive it to the verge of stability, instability, oscillations या critical damping। तो ये गेन मार्जिन की बेसिकली डेफिनेशन होती है कि गेन मार्जिन इज द फैक्टर बाय विच सिस्टम गेन कैन बी इंक्रीज टू ड्राइव द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following element is not required in automatic control system? Error detector, sensor, oscillator या all of the above? तो एरर डिटेक्टर और सेंसर तो यूज होता है, ऑसिलेटर की हमें कोई जरूरत नहीं होती। Two stator winding of an AC servo meter are oriented how many electrical degree apart? 90, 60, 120 या 180 डिग्री। सो जिसका करेक्ट आंसर है वो आप होगा ऑप्शन ए 90 डिग्री, 90 डिग्री अपार्ट होती है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो गए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, तो जितने ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा यूट्यूब एल्गोरिथम हमारे वीडियो को पुश करेगा, और शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।